अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर मिले शिवलिंग के मामले में आज वाराणसी कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। इस निर्णय में ये कहा गया, इस आदेश में ये कहा गया कि कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं की जा सकती है और इस दावे को और इस पिटीशन को वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी अब ये विवाद उच्च न्यायालय होते हुए उच्चतम न्यायालय तक पहुंचने की पूरी संभावना है। यहाँ भी समाधान के बजाय ये विवाद और बढ़ता ही जा रहा है। आज हम इस बारे में खुली चर्चा को आयोजित करने जा रहे हैं। बहनों भाइयों, आज वाराणसी कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण करने की हिंदू पक्ष की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराए जाने की याचिका वाराणसी कोर्ट में दाखिल की गई थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि इसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए कि वो शिवलिंग है तो कितना पुराना है, कब का है, उसकी आयु क्या है और उसकी अवधि कितनी हो चुकी है और ये क्या वाकई में शिवलिंग है। इन सब मसलों की जांच के लिए कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से एक वाद दाखिल किया गया था, एक मुकदमा दाखिल किया गया था। लेकिन कोर्ट ने 17 मई 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए इस पिटीशन को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि ये ग्राह्य नहीं है और ऐसा करने से या कार्बन डेटिंग का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वायलेशन होता है, लिहाजा कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। तो अब जब खारिज हो गया है ये प्रकरण, तो अब व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होने जा रहा है? आगे ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई होगी तो हिंदू पक्ष इसके कार्बन डेटिंग की मांग करेगा। व्हाट इज कार्बन डेटिंग? आप लोग के मन में ये प्रश्न आया होगा कि ये कार्बन डेटिंग क्या है। तो हम इसके हिंदू मुस्लिम पक्ष में जाने से पहले ये आप समझ लीजिए इसको साइंटिफिक तरीके से कि कार्बन डेटिंग कहते किसे हैं और किसकी कार्बन डेटिंग हो सकती है और किसकी नहीं हो सकती है। शायद याचिका दाखिल करते समय वादी की तरफ ये ध्यान नहीं दिया गया कि दरअसल कार्बन डेटिंग सिर्फ लिविंग थिंग्स की हो सकती है। जो लोग भी जूलॉजी पढ़े हुए हैं, वनस्पति शास्त्र पढ़े हुए हैं, वो इस बात को समझेंगे ज़्यादा आसानी से। कैसे? कभी किसी पत्थर की या पत्थर के वस्तु के प्रकार की किसी भी चीज़ का कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं होते हैं। तो फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि रेडियो एक्टिव पदार्थ होते किस में हैं? तो रेडियो एक्टिव पदार्थ सिर्फ जीव जंतु या पौधों में होते हैं। जैसे लकड़ी की कार्बन डेटिंग हो सकती है, जीव जंतु के मिले हुए जीवाश्म की कार्बन डेटिंग हो सकती है। वो कैसे होती है कि रेडियो एक्टिव पहले कितना था, अब कितना अवशेष बचा है वर्तमान काल में। फिर एक आयु काल निकाला जाता है कि ये 500 साल पुराना, ये 1000 साल पुराना। अमेरिका में एक पेड़ मिला था 10,000 साल पुराना, उसकी कार्बन डेटिंग हो गई। कैसे? क्योंकि वो पौधा था। जीव जंतु की कार्बन डेटिंग हो सकती है, लेकिन किसी प्रकार के पत्थर की कार्बन डेटिंग असंभव है अब तक का जो साइंस हमारे पास मौजूद है अब तक का। तो फिर पत्थर की आयु काल जानने की विधि क्या है? तो उसका जवाब है कि अब तक कोई स्थापित विधि है ही नहीं कि आप ये पता लगा पाएं कि पत्थर की आयु काल कितनी हो चुकी है। ये अनंत भी हो सकती है, ये अभी का भी हो सकता है, ये मध्यकाल का भी हो सकता है, ये प्राचीन काल का भी हो सकता है, गुप्त काल का भी हो सकता है, मौर्य काल का भी हो सकता है, गुप्तोत्तर काल का भी हो सकता है, आधुनिक भी हो सकता है। तो पत्थर की आयु काल जांचने का कोई साइंटिफिक विधि, अप्रूव्ड साइंटिफिक विधि अब तक दुनिया भर में इजाद नहीं हुई है। लेकिन जज साहब ने जब फैसला दिया तो शायद ये वैज्ञानिक पक्ष अभी रह गया, इस पर हो नहीं पाई बात। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला लिया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा ये प्रकरण तो कमोबेश ये तथ्य सामने आएंगे। तो अब इसकी सही तरीके से इसके बारे में पता कौन कर सकता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उनके पास कुछ मेथड्स हैं जिस पे वो अनुमान लगा सकते हैं, नॉट श्योर,
वो अनुमान लगा सकते हैं कि पत्थर पुराना है, नया है, मध्यकाल का है या कब का, एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन वो कोई साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं। तो लिहाजा न इसकी कोई वैज्ञानिक विधि है और न इसकी कार्बन डेटिंग हो सकती है। तो पता लगाने का सिर्फ एक माध्यम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके जरिए पता लगाया जा सकता है। ये तो हुई इस पूरे विवाद की साइंटिफिक थ्योरी, लेकिन इस थ्योरी से इतर कुछ और चल रहा है। हिंदू मुसलमान कह रहे हैं मस्जिद है, हम यहाँ वजू करते हैं। हिंदू कह रहा है ये शिवलिंग है, देखो ठीक से। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि आज कोर्ट इसका कोई एक साइंटिफिक तरीका खोज के कोई एक समाधान देगा, लेकिन आजकल ज़्यादातर मुकदमों में, ख़ासतौर पर इस तरह के मसलों पे जिसमें रिलीजियस इशूज़ या रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, कोर्ट से थोड़ा सीधे फैसले देने से बचती है। तो क्या इस मामले में भी वही हुआ? और क्या यह मामला अब समाधान की बजाय एक बड़े विवाद को एक वृहद आकार देने जा रहा है? क्या आने वाले दिनों में जब जब सुनवाई होगी हम इसी प्रकार की स्थितियां देखेंगे? सुरक्षा बढ़ाया जाना, तनाव को फैलना, उन्माद का होना, मीडिया हेडलाइंस में बनना, क्या अब यही चलेगा? या फिर वाकई में अदालतें इस मामले में गंभीर हैं कि इस मामले का त्वरित समाधान किया जाए? मुझे भी यह लगता है कि इस मामले का त्वरित समाधान होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में मामला ना तो लटकना चाहिए, ना अटकना चाहिए, ना भटकना चाहिए, इसका समाधान होना चाहिए। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे और विवाद नहीं समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोर्ट है, चाहे जिस प्रकार से हो, आशा ये लगाए बैठे थे कि कोर्ट उसको स्वीकार करेगा और उसके संबंध में कोई आदेश पारित करेगा, जिससे कि उसमें जो एप्लीकेशन पड़े हैं उसका समर्थन होगा। अभी जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ मामले में कार्बन डेटिंग के लिए माननीय कोर्ट ने इनकार कर दिया है, उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला है काशी विश्वनाथ और भगवान विश्वेश्वर महादेव के मंदिर पे। ये क्योंकि अनेक साक्ष्य और प्रमाण है कि किस प्रकार से औरंगजेब ने 1669 में 18 अप्रैल 1669 को कैसे हमारे मंदिर को तोड़ करके वहां पे मस्जिद बनाने का काम किया। हम इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ये ऑर्डर पूर्णतः गलत है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर में स्पष्ट रूप से कहा था कि ट्रायल कोर्ट पूरा ट्रायल और सारी एप्लीकेशन डिसाइड कर सकता है। इस मांग को लेके हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी कहा था कि आप इस मांग को लेके वापस ट्रायल कोर्ट जाइए और ट्रायल कोर्ट में कहिए। इसीलिए हमने ट्रायल कोर्ट में मांग रखी थी। ज्ञानवापी केस में सिविल कोर्ट का जो आज फैसला आया है कार्बन डेटिंग से रिलेटेड, उसका हम लोग वेलकम करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सभी के इल्म में बात होनी चाहिए कि 17 मई 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वज़ू खाने के पूरे एरिया को सील कर दिया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे एरिया को सील करने का ऑलरेडी ऑर्डर दिया हुआ है, तो वहाँ पर कार्बन डेटिंग कैसे की जा सकती थी? ये बात जो कही है या फैसले उनका उसको नहीं माना है, जो हिंदुओं का डिमांड थी कि इसका डेटिंग कराई जाए और साइंटिफिक तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। तो जांच की क्या ज़रूरत है? अव्वल तो ये है कि जहाँ तक ज्ञानवापी मस्जिद या कोई भी मस्जिद हो, उसके अंदर कोई हिंदू धर्म की कोई चीज़ होने का कोई सवाल पैदा नहीं हो। इन पांचों बयान में आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी, क्या? कार्बन डेटिंग। अब कार्बन डेटिंग क्या है, ना तो ये पुजारी जी को पता है और ना मौलाना जी को पता है, लेकिन ये सब कार्बन डेटिंग ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई साइंटिफिक तरीका इन्होंने खोज लिया हो अपनी बात मनवाने का। तो न पुजारी जानते हैं कि कार्बन डेटिंग क्या है, न मौलाना जी को पता है कि कार्बन डेटिंग किसे कहते हैं और वो क्या साइंटिफिक पद्धति है। तो जो भी जूलॉजी के छात्र होंगे या जिन्होंने इस पर स्टडी की होगी, वो आज इन लोगों के मुंह से कार्बन डेटिंग सुन के हंस जरूर रहे होंगे। तो आज की परिचर्चा बहनों भाइयों आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हाजी हसन जी मौजूद हैं। रंजना अग्निहोत्री जी, रिलीजियस इशूज़ को कोर्ट में बहुत लंबे वक्त से लड़ने वाली रंजना अग्निहोत्री जी मेरे साथ मौजूद हैं। राम मंदिर आंदोलन के दौरान के हुए एक मुकदमों को रंजना जी ने बहुत मेहनत के साथ लड़ा था।
एसएम अशरफ जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं, मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। कुलपति तिवारी जी काशी विश्वनाथ पीठ के पूर्व महंत हैं, और थोड़ी देर में अनुपम द्विवेदी जी मेरे साथ जुड़ेंगे, हिंदू पक्षकार हैं इस पूरे प्रकरण के जो ज्ञानवापी का चल रहा है वाराणसी कोर्ट में, और नंद किशोर मिश्रा जी अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। रंजना जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं कि कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है उसके क्या मायने हैं, उसका क्या लीगल इम्पैक्ट है, उसका क्या साइंटिफिक इम्पैक्ट है, और अब वादी पक्ष क्या करेगा आगे। देखिए, एक वाद 693/2021 माननीय जिला जज महोदय के यहाँ पेंडिंग था। उसमें एक एप्लीकेशन 250/22 सितंबर 2022 को डाली गई कि कार्बन डेटिंग शिवलिंगम की कराई जाए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कार्बन डेटिंग होती क्या है। कार्बन डेटिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ हाफ लाइफ, और कार्बन डेटिंग ऐसी वस्तुओं की होती है जहां C14 और C16 का आइसोटोप पाया जाता है, मींस कार्बन होना चाहिए। पत्थर की कार्बन डेटिंग किसी भी कीमत पे नहीं हो सकती। लकड़ी, कोयला और जो पेड़ पौधे होते हैं, यही माननीय उच्च न्यायालय ने अयोध्या मैटर में, जब कार्बन डेटिंग का मैटर आया था तो ASI ने अपनी डिटेल रिपोर्ट्स जमा की थी और कहा था अमिक चीज़ों की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। ये तो एक बात हुई, एक पक्ष हुआ। तो कार्बन डेटिंग पत्थर की तो हो ही नहीं सकती। अब दूसरी बात यह है कि आज जो एप्लीकेशन माननीय जिला जज महोदय के द्वारा खारिज हुई है, उस एप्लीकेशन के खारिज होने से मुख्य मुकदमे की मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, कार्बन डेटिंग का जो जिन लोगों ने वादीगणों ने डाली थी वो खारिज हो गई, लेकिन मुख्य मुकदमा तो एज इट इज चलेगा। अच्छा, आप अयोध्या के परिप्रेक्ष्य में बताएं, चूंकि ASI ने खुदाई वगैरह की थी और उसमें बड़े एविडेंस जुटाए गए थे, वो बड़ा हिस्टोरिकल मुकदमा हुआ था। हाँ। और उसकी बड़ी हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी। तो उसके परिप्रेक्ष्य में आप बता सकती हैं कि इसको हम कैसे साबित करें कि ये शिवलिंग है या फव्वारा है। अयोध्या के केस में 6 महीने खुदाई हुई थी। कोर्ट ने ऑर्डर ये किया था कि ASI पहले GPR सर्वे करे, यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे, और देखे कि कुछ एनोमलीज हैं कि नहीं। और दूसरा, उनका ऑर्डर स्पष्ट ऑर्डर था कि डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के नीचे कोई स्ट्रक्चर था, इसलिए ASI को डायरेक्शन दिया गया था एक्सकेवेशन करने का। ASI ने खुदाई करी और ये बताया कि इस स्ट्रक्चर के नीचे एनोमलीज थी, वॉल्स थी, यानी कि स्ट्रक्चर तोड़ करके जो मस्जिद थी वो तोड़ करके मंदिर को बनाई गई थी। और ASI ने बहुत सारी चीज़ें कही, लेकिन जहाँ तक पत्थर की बात आती है, पत्थर के विषय में ASI के रिपोर्ट वॉल्यूम 1 में स्पष्ट लिखा है कि पत्थरों की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। एक्सपर्ट ओपिनियन भी आई थी। उसके मैं बाद आपसे जानना चाहता हूं कि जब इतनी स्पष्ट ओपिनियन है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, ASI की फाइंडिंग हाँ, है, तो इतनी छोटी सी बात, इतनी महत्वपूर्ण बात, ये क्या वादी पक्ष को पता नहीं थी जो मुकदमा दाखिल कर दिया कि कार्बन डेटिंग करा लो? नहीं, वादी पक्ष ने, इसमें तो 5 वादी हैं, कुछ वादीगणों ने एक एप्लीकेशन डाली। अब उनका क्या सोचना था वो तो वो लोग ही बताएंगे, लेकिन जो तथ्य है वो यही है कि C14 आइसोटोप अगर नहीं होगा तो कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। C14 आइसोटोप का मतलब ये होता है कि रेडियो एक्टिव कार्बन। करेक्ट। रेडियो एक्टिव कार्बन का जो आइसोटोप, 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक 14 और 16। C14 अगर नहीं है तो कार्बन डेटिंग किसी भी कीमत पे नहीं हो सकती। व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या वादियों के पास अभी क्या विकल्प कानूनी तौर पर बचे हुए? लेकिन ये बात सत्य है कि जिसको मुस्लिम फव्वारा कह रहे हैं और जो हमारे हिसाब से भगवान शिव हैं, अगर फव्वारा है तो उसका हाइड्रोलिक सिस्टम कहाँ है? अगर फव्वारा है तो बिजली का कनेक्शन कहाँ है जिससे पानी आता है? अगर फव्वारा है तो वाटर रिजर्वायर कहाँ है जहाँ से पानी आता है और कहाँ जाता है? इस पर जेम्स प्रिंसेप ने साफ लिखा है कि ये वो स्थान है जहाँ महादेव विराजमान है, और 1885 की किताब है, वो भी चैम्बर में रखी हुई है, और भक्त लोग ऊपर से पानी चढ़ाते हैं, वो गंगा जी में जाता है।
इसका हमको पता लगाना चाहिए। लेकिन वो शिवलिंग है, भगवान शिव है, शिव आदि अनादि हैं। मुकदमे की मेरिट पर इस एप्लीकेशन के खारिज होने का कोई असर नहीं पड़ता है, मुकदमा यूं ही चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। हाजी हसन मेरे साथ मौजूद हैं। हाजी साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आज अभी देखा आपने खालिद रशीद फरंगी महली भी कह रहे थे कि कार्बन डेटिंग बहुत लोग को पता ही नहीं। तो मैं रंजना जी का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ बताई व्हाट इज़ कार्बन डेटिंग और उसका अतीत क्या है। जी देखिए, रंजना जी से क्योंकि बहुत पुराने, जैसे अयोध्या में भी ये इन्होंने मुकदमा भी लड़ा था, और हमारे जैन साहब बड़े पिछली डेट पे हम लोग ने देखा था, जब वो निकले थे तो बड़े तमतमाए हुए चेहरे से कह रहे थे कि कार्बन डेटिंग की मांग को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है, अब तो बस जीत हमारी है, और जयकारे हो रहे थे। तब भी हमने कहा था कि हमें कोर्ट पे पूरा इत्मीनान और भरोसा है, क्योंकि ये बात बिल्कुल एक स्पष्ट है। कोई जूलॉजी का छात्र, कोई बेसिक वो है कि कार्बन डेटिंग सिर्फ सजीव वस्तुओं की, जो वस्तुएं सांस लेती हैं, उन्हीं की हो सकती है। जब ये बात कही जा रही थी तो मजाक उड़ाया जा रहा था, अरे इनको क्या पता है। खैर, आज वो सामने आया, कोई बात नहीं। देखिए, हम भी यही चाहते हैं कि कोर्ट अब इसका निवारण करे, क्योंकि ये पता है कि इस मुद्दे को तो इसके समाधान के कुछ विकल्प आप ही पेश कर दो, ताकि ये विवाद फिर इतना बड़ा आकार न ले सके। इसका कोई समाधान निकालो भाई। अब जब इतने एविडेंस हमारी रंजना जी के पास है, और पक्ष जो पक्षकार हैं उनके पास हैं, तो उनको चाहिए सारे विकल्प ओपन तौर पे कोर्ट के सामने रखते, तो कोर्ट आज खारिज ना करता, फैसला सुना देता। देखिए, रंजना जी वकील होती तो ये पक्ष जरूर रखती हैं, चूंकि ये रिप्रेजेंट कर नहीं रही है लिहाजा ये, वरना ही तो पक्ष रख देती। अरे भाई, जब इतना दृढ़ विश्वास है और ये वकील भी है, तो अपनी ओपिनियन तो दे सकती है। जो जैन साहब भी हमारे काफी। एक बात बताओ कि इस मामले का हम कोई समाधान कैसे निकालें। रंजना जी प्लीज 1 मिनट रुकिएगा। हाजी साहब बताओ, इसका समाधान कैसे निकाला जाए। देखिए, ये जो समस्याएं होती हैं तो उनका तो समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन जो समस्याएं उत्पन्न की जाती हैं समय के साथ, उनका समाधान होना सिर्फ कोर्ट ही विकल्प बचता है, दूसरा कोई विकल्प मेरी समझ में नहीं बचता है। नंद किशोर मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। मिश्रा जी, आज जब कोर्ट का फैसला आया तो जो हिंदू पक्ष की तरफ से बात रखी गई, उस बात में ये रखा गया कि जो वजू खाने में शिवलिंग मिला है वो एक वाद का हिस्सा है, और कोर्ट को इस पूरे मामले पर साइंटिफिक एविडेंस, विशेष तौर पर कार्बन डेटिंग पर जोर डाला गया। हालांकि वो मुकदमा खारिज कर दिया गया और किसी भी तरह के वैज्ञानिक तरीके के परीक्षण या फिर कार्बन डेटिंग वगैरह से इनकार कर दिया गया। इसको आप लोग अपने लिए कोई झटका मानते हैं, या फिर इसको आप आगे उच्च अदालतों में चैलेंज करने वाले हैं? सबसे बड़ा प्रश्न है कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष नहीं है। राखी सिंह ने पहले ही कार्बन डेटिंग का विरोध किया था, और रह गया जब कार्बन डेटिंग हो ही नहीं सकता तो फिर इस विषय वस्तु को उठाना ही अल्पज्ञता कही जाएगी। अब रह गया कि इस अल्पज्ञता को ग्रहण करने वाले हमारे जो बंधु हैं, हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो शुभचिंतक हैं, इतने विद्वान हैं, जीवन जो है इन्हीं संघर्षों में बीता, उनसे इस प्रकार की गलती कैसे हो गई, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात है कि जो आप कह रहे हैं कि इसका समाधान क्या है, तो समाधान तो एक ही है कि अयोध्या, काशी और मथुरा, ये तीनों को बैठकर आपस में, नहीं तो यह जो लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे लंबी लड़ाई है, और काशी का हर कंकड़ शंकर है। तो महादेव है, प्रारंभ में जब आप अपनी बात रख रहे सनातन है। नंद किशोर जी, तो आपने ये मुद्दा उठाया कि यह अल्पज्ञता में दाखिल किया गया मुकदमा था। आप किसके लिए कहना चाहते हैं, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। जी, अब रह गया कि कार्बन डेटिंग आप ही कह रहे हैं, और पैनल पर बहन बैठी है अग्निहोत्री जी कि कार्बन डेटिंग पत्थर का हो ही नहीं सकता। तो ऐसी गलती कैसे हो गई कार्बन डेटिंग के लिए
न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया कि कार्बन डेटिंग कराई जाए। हाँ, आपने सही बात रह गया कि अयोध्या के प्रश्न आपने सही बात कही। संवेदी संयंत्र के माध्यम से, भू संवेदी संयंत्र के माध्यम से जांच किया गया और सारे साक्ष्य प्राप्त किए गए। यहाँ भी विज्ञान में, अब विज्ञान में जांच के अनेक विधाएं हैं। आज विज्ञान और तकनीकी इतनी विकसित हो चुकी है। अयोध्या में जापान के द्वारा वह आप ये कहना चाहते हैं स्वामी जी की, नंदकिशोर जी, तो कि अल्पज्ञान की वजह से ये मुकदमा खारिज हुआ, जानकारी नहीं थी, या फिर गलती कर गए ये लोग, क्या इसको मानते हैं आप? यही लग रहा है ना, समझिए। और क्या है? दूसरी बात है कि साक्ष्य की नहीं, एक सेकंड मिश्रा जी, काशी ज्ञानवापी का जो पीछे का पृष्ठ है वो तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हम मंदिर है। और दूसरा जो है, इस समय जो न्यायालय में विषय वस्तु प्रस्तुत हुआ तो अनादि महादेव प्रकट हो गए। नंदी जो इतने समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रतीक्षारत नंदी की तपस्या पूर्ण हुई। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो वादी पक्ष है वो गलत हाथों में रह गया कि इस विषय, वादी पक्ष गलत, देखिए वादी पक्ष गलत हाथ में नहीं है। वो हमारे विष्णु शंकर हरिशंकर जैन जी मेरे भाई हैं। विष्णु शंकर जैन मेरा पुत्र है और इतने अनुभवी हैं, ज्ञानी हैं, संघर्षशील हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसे कैसे हो गया यह हमको, हमारे समझ से परे है। एसएम अशरफ, सैयद मकसूद अशरफ मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने सोशल एक्सपर्ट हैं और इस्लामिक मामलों पर अपनी खुली राय रखने के लिए जाने जाते हैं। अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो आज वाराणसी कोर्ट से एक फ़ैसला आया, आपने पढ़ा भी होगा। उस फैसले में कहा गया कि अब कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती, कोई वैज्ञानिक परीक्षण भी नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के 17 मई और 20 मई के आदेश का हवाला दिया गया। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे तो एक समाधान खोज रहे थे, कल नहीं मिला, आज फिर एक मामला आया, हम फिर समाधान की तलाश में हैं। आपको सर समाधान कैसे मिलेगा? वैसा नहीं है कि आप लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं कार्बन डेटिंग को लेके, इतना आप उस पर बात कर चुके हैं कि अब मेरे जैसे आदमी को उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं। जो आपने भी ठीक से समझा दिया, रंजना जी ने भी ठीक से समझा दिया। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूं, मुद्दा जन्म क्यों लिया? ये बेसिक चीज कहां से? वकीलों का अपना एक तरीका होता है कि डिमांड कुछ करते हैं, दिमाग में उनके कुछ रहता है, उन्होंने क्यों मांगा उसकी लॉजिक विष्णु जैन बताएंगे। ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसे ही डाल दिया एप्लीकेशन, वो या उनको नहीं मालूम था कि पत्थर के जो है कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती, उनको सब मालूम था। ऐसा हुआ है, ये वही केस है कि महिलाएं गई थी श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए, और श्रृंगार गौरी की पूजा 93 तक होती थी। ये इशू मस्जिद के पिछली दीवार का है, इसके विरुद्ध मुस्लिम पक्ष गया नहीं, ना न्यायालय गया ना प्रशासन पे गया कि साहब पूजा रोक दी जाए। पूजा एडमिनिस्ट्रेशन ने 93 में रोकी, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद। तो अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर था तो सिविल जज साहब को जरूरत थी कि उसको रिपोर्ट लेते और अलाउ कर देते। तो गए थे पूजा की बात करने और बात वहां दे दिया, कमीशन अपॉइंट कर दिया कि साहब उसकी जांच कर लीजिए आप। तो सिविल जज ने इस मुकदमे को जन्म दिया। यह मुकदमा अभी जो पूजा से रिलेटेड था अभी स्वामित्व में चला जाएगा। 1991 प्लेसर ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब क्या है, जबकि सिर्फ इसमें बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जो है वही एक्सेप्शन थी, बाकी यह था कि किसी 1948 का जो स्टेटस है वो मेंटेन रहेगा। तो कहां से मेंटेन है? अब आप देखिए, बात कुछ की जा रही है, जज कुछ फैसला दे रहा है। सिविल जज ने इस मामले को तूल दे दिया और एक दूसरी बाबरी मस्जिद की तरफ इस केस को बढ़ा दिया है। अभी सब लोग कहते हैं औरंगजेब, ये औरंगजेब ने नहीं बनाई, औरंगजेब ने इसका रिनोवेशन किया है। ये बनाने वाला जौनपुर का कोई मुस्लिम नवाब या कोई मुस्लिम राजा था उस टाइम। लेकिन जब होता क्या है कि एक लंबे अरसे के बाद आप न्यायालय में जाते हैं और आप जैसे लोग भी उसमें साथ में शामिल हो जाते हैं, तो बात कहीं की कहीं चली जा रही है। ये सीधा सीधा मुद्दा था पूजा। आप जैसे लोग का आपका क्या तात्पर्य है? थोड़ा इसको व्याख्या करिए। पूजा, आप जैसे लोग का मतलब? आप जैसे लोग जो पैनल में, मैं आपको नहीं मान लो, आप तो एक आवाज है, मैं जो बैठे हैं लोग पैनल में हमारे, नहीं, सबको क्लैरिटी दीजिए, आप ऐसे किसी को जनरलाइज नहीं कर सकते। नंदकिशोर जी नो,
डिबेट के पहले राउंड में कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं बोलूंगा? नंद किशोर जी शांत, हाँ बोलिए, वो आप कंटिन्यू। अच्छा आप बताइए, आप जाएंगे कुछ और डिमांड देके और आप डिमांड कुछ और मांगेंगे, कोर्ट कुछ और दे देगी आपको। ये किस बात की डिमांड थी? अब वो कह रहे हैं, हम तो सुनिए, उनके अधिवक्ताओं ने कहा कि अब वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे बात तो सुन ले साहब, कहीं चले जाएं, वो तो स्वामित्व का झगड़ा अगर हुआ ये तो ये अंत नहीं होने वाला है। आज काशी है, कल कुछ और हो जाएगा, परसों कुछ और। 91 वर्षीय वाइफ का मतलब क्या हो गया? इनके अधिवक्ताओं ने कहा कि नंदी का मुख चूंकि मस्जिद की तरफ है, इसलिए इस पे कमीशन अपॉइंट किया जाए। कमीशन अपॉइंट कर दिया सिविल जज ने। भाई ये मुद्दा ही नहीं था, ये डिमांड ही नहीं थी। तो जो डिमांड नहीं थी उस पर कहां से आदर दे दिया आपने? डिमांड थी ओनली गौरी श्रृंगार पूजा की, तो ये जन्मदाता इसके सिविल जज महोदय हैं। तो अब तो ये प्रकरण अशरफ साहब अब तो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च अदालत के पास है, अब फैसला हो जाने दीजिए। देखिए ऐसा है, बात समझिए, अगर इसको चाहेगा, अगर नहीं ऐसा नहीं है। वक्फ की संपत्ति इसको हाईकोर्ट ने माना है, हाईकोर्ट ने वक्फ की संपत्ति को माना है, और अगर ये संपत्ति वहां मुस्लिम पक्ष की है तो कोई मुद्दा नहीं बनता। लेकिन ये विवाद को अब संपत्ति और टाइटल की तरफ लेके जा रहे हैं, और अगर टाइटल की तरफ जाएंगे तो दूसरा अयोध्या प्रकरण हमारे सामने आएगा, इससे कोई इनकार नहीं है। ये तो एक बहाना था, ये आज जो डाला है। तो आपको क्या लगता है कि ये समाधान की तरफ जा रहा है, फिर ये विवाद और बड़ा वृहद रूप लेने जा रहा है? नहीं, समाधान की तरफ नहीं। ये इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस एक्ट का पालन नहीं कराया, 1991 एक्ट का, तो बिल्कुल समाधान की तरफ नहीं जा रहा है। आने वाला टाइम बहुत खराब होगा। ओके, और इसी तरह से दूसरी डिमांड आएंगी। शुक्रिया। उस 91 वर्षिप एक्ट का कोई मतलब रह नहीं जाता, इररिलेवेंट हो जाएगा वो एक्ट। कुलपति तिवारी जी मेरे साथ मौजूद हैं, काशी विश्वनाथ के पूर्व महंत हैं। क्या मतलब? तिवारी जी बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। इस पूरे प्रकरण पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं? चूंकि आप वहां से जुड़े हुए हैं तो आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से हिंदू पक्ष को आप रख पाएंगे, तो आपका क्या तर्क है, क्या तथ्य हैं, और आप इस पूरे मामले में क्या रुख रखते हैं अपना? ये है कि पहले तो वक्फ बोर्ड बना था, और वक्फ बोर्ड को कब जो है उसको मान्यता मिली जरा ही बता, और कब औरंगजेब ने जब डिमालिश किया था गुजरात मंदिर को, तो कब जो है मस्जिद के निर्माण का तिथि बताया था, ये मौलाना साहब बताते। दूसरा काम यह है कि गलतियां हुई हैं। 5 महिलाएं और ये लोग गए थे श्रृंगार गौरी के दर्शन के लिए, और दर्शन की सुविधा प्रदान करने के लिए इनको जो है कार्बोरेटेड मस्जिद के अंदर जाके शिवलिंग तो विश्वेश्वर मन महादेव को अंदर है, जो नीचे है, जिसका मैं जो है 110 में दाखिल किया मुकदमा। मैंने ये दाखिल किया है कि मुझे पूजा का अधिकार दिया जाए। दर्शनार्थी जाएंगे तो पूजा कौन करेगा? तो पूजा तो महंत करेगा, पुजारी करेगा। तो ये मुद्दा तो गया, मतलब कोई फर्क नहीं। अच्छा, कार्बन डेटिंग, उसका कारण है कि काशी में इतने विद्वानों के होते हुए बाहरी लोग आके इस केस को लड़ रहे हैं। मुझे तो इस बात का है, क्योंकि बाहरी लोग का जो है अनुभव नहीं है इस बारे में। कार्बन डेटिंग किसकी बात की जाती है? वो कहते हैं मैं थूकता हूँ, सुनिए, वो कहते हैं मैं वजू करता हूँ, मैं थूकता हूँ। आपको शर्म नहीं आती? जब ये मालूम हो गया कि ये शिवलिंग है या नहीं है तो आप थूकते हैं। आप किसी पत्थर पर थूकेंगे? आप मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं या आप थूकने आते हैं? तो तिवारी जी आप ये बताइए, आपने कहा बाहरी लोग इस मुकदमे को लड़ रहे हैं वादी पक्ष की तरफ से, थोड़ा इसकी और व्याख्या करिए। और क्या आप ये मानते हैं कि ये मुकदमा दाखिल करने में कार्बन डेटिंग वाली कोई चूक हुई है, जैसा नंद किशोर जी भी रेखांकित कर रहे हैं? ये ओवर कॉन्फिडेंस में किया गया है। जब कार्बन डेटिंग को मांगेंगे और हमें मिल जाएगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस में वकील साहब लोगों ने गलतियां की है। आप मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? जब आपको श्रृंगार गौरी का अधिकार मांगना था, आप श्रृंगार गौरी का अधिकार मांगते तो आप चले गए पहले मस्जिद पर, और मंदिर मस्जिद का मुकदमा तो अपनी जगह पर है, ये तो अलग थी। हमें तो चाहिए जो हमारा विश्वेश्वर। तो ये काशी तो विद्वानों से भरी हुई है, विद्वानों की नगरी है, तो ये हिंदू पक्ष के विद्वान संत महात्मा आप जैसे विद्वान लोग इस पर कोई ओपिनियन वादी पक्ष को क्यों नहीं दिए आप लोग? भाई ऐसा ना, वादी पक्ष स्वतंत्र है। वादी पक्ष ने क्या किया कि अपने ही विचारों को, देखिए 5 महिलाएं गई, एक महिला बगावत कर गई। अब देखिए इन्हीं लोग में तो घर फूटे गवार लूटे, तो आपस में फूट डालोगे तो लाभ मिलेगा। तो इन लोगों को तो एकता बनानी चाहिए थी, तो क्यों नहीं एकता बनाए? और जब विस्फोट होने लगा
तो हमारे विष्णु शंकर जैन जो मेरे पुत्र की तरह है, उनका ये कहना है कार्बन डेटिंग मैं करा के लूंगा तब। कैसे कार्बन डेटिंग जब शिवलिंग का नहीं होगा, क्योंकि शिवलिंग आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है। काशी में विश्वनाथ है, और विश्वनाथ का अगर कार्बन डेटिंग कोई मांग करता है तो मैं उसे नास्तिक समझता हूँ, वो न घोर नास्तिक। बाबा का प्रमाण मैंने दूंगा, बाबा है काशी में, बाबा है, बाबा में काशी है, अतः इसको चैलेंज नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट या कोई भी जूरी कोर्ट आ जाए। जब हो गया कि यहाँ पर नीचे जो है देख लिया गया कि तो आप लोगों ने ग्रुप में बैठ के कोई डिस्कस किया, विद्वत परिषद या आप लोगों ने, कि ये कार्बन डेटिंग का मुकदमा तो इन्होंने गलत करके एक तरीके से ऐसा रहा कि देखिए हम लोग को तो आस्था ही पर सवाल उठा दिया इन्होंने। तो भाई हम तो बता रहे हैं, हम लोग को अंधेरे में रखा जाता है। काशी के विद्वानों, संतों, महंतों का अंधेरे में, ये लोग आपस में 4 महिलाएं, एक जो सोलह आने की और वकील साहब लोग की जो सीटिंग होती है, यही लोग मुकदमा लड़ते हैं। और काशी की जनता। तिवारी जी, आप लोग तो महंत हैं, आप लोग क्या इनका मुंह देख रहे हैं सिर्फ? अरे मैं तो मुकदमा दाखिल किया 110 में, जब हमारा नंबर आएगा तब ना हम बोलेंगे। ये लोग तो खुद ही उलझाए हुए हैं। अरे हमारे 110 के मुकदमे, तो यहाँ तक बोले कि जितने 110 के मुकदमे उसको खारिज कर दिया जाए, तो हम इनसे क्या उम्मीद करें? ये विष्णु शंकर जैन साहब की वाणी है कि जो 110 में मुकदमे दाखिल हुए हैं वाराणसी के विद्वानों की तरफ से, महंतों की तरफ, इसको खारिज कर दिए जैसा, मतलब ये जुडिशरी को एकदम गुमराह कर रहे हैं। तो आप ये ऐसा है क्या कि ये लोग उस पूरे मुकदमे को हाईजैक किया जा रहा है क्या? हाईजैक कर लिया गया है, कहीं से इसकी फंडिंग हो रही है। मैं बता दूं साहब, इसकी कहीं से फंडिंग हो रही है, कहाँ से? कहीं न कहीं तो मुझे कोई डर नहीं लगता है। कोई आइडिया है कहाँ से हो रही है? अब हम पता क्यों करें, हम तो अपने घर में रहते हैं। विश्वनाथ जी का महंत हूँ, विश्वनाथ जी का मंदिर का महंत हूँ, और जानते पूर्व महंत नहीं हूँ, वर्तमान महंत। अच्छा, क्षमा कीजिएगा, वर्तमान महंत, क्षमा कीजिए। सरकार को सुनिए, अभी इतना बड़ा कॉरिडोर बन गया है, और नंदी का छोड़िए, जब अंदर मैंने बता दिया कि 4 जो है मंडप है, सारा नक्शा दिखा दिया आप लोगों को। आर्क भारत की तरफ से मैंने प्रथम याद करा होंगे, आप लोग याद करें, मैंने सारे प्रमाण दिए थे, खतरा खतौनी से लेके सब कुछ मैंने दिखाया था। पिछली दीवार में देखिए 2 स्वामियों के जो है समाधियां हैं। ये लोग कहते हैं मजार में हमको नमाज पढ़ने का इजाजत दी। तो साहब विवाद ये नहीं, विवाद ये है, ये विवाद तब थमेगा जब संवाद होगा, और संवाद तब होगा जब मन के भाव अच्छे रहेंगे। तो आप लोग इतने विद्वान हैं, महंत हैं, विद्वत परिषद है, आप लोग मिल बैठ के काशी में इस मसले का कोई समाधान खोज लें। मेरे मुस्लिम भाई बताओ, मुस्लिम भाई काशी के बड़े अच्छे हैं और गंगा जमुनी संस्कृति के प्रतीक है। एक बार प्रयास किया जाना चाहिए, लेकिन वकील जहाँ रहेगा और अदालत, तो वहाँ फैसला नहीं होता महाराज। वकील कभी फैसला नहीं करता, वकील तारीख पे तारीख जीते, वकील का काम है। काशी तो साहब विद्वानों की नगरी है, आप लोग एक दिन दशाश्वमेध घाट पे इकट्ठा होइए, वहीं फैसला कर लीजिए। अरे साहब जहाँ कहिए तहाँ, अरे हम तो तैयार है बेटा, इससे बढ़िया क्या। हम तो चाहते हैं कि बाबा विश्वनाथ का भक्त मंदिर बन जाए। मैं कहता हूं कि अगले हफ्ते आप लोग विद्वत परिषद एक संयुक्त बैठक बुलाइए। मैं बुलवा रहा हूँ, अब बुलाइए और वहां चर्चा करिए कि काशी की बात काशी में तय हो जाए, काशी से बाहर न जाए। काशी से तो दुनिया है, अब क्या काशी दिल्ली जाएगी, क्या काशी सुप्रीम कोर्ट जाएगा? मौलाना अब्दुल बातिल साहब से मेरी बात होती रहती है जी। उन्होंने कहा मंदिर बावली है, नीचे कुआं है, जहाँ माँ पार्वती जब भगवान शंकर आए थे 5000 साल पहले, तो कुआं में खोदा था। तो इसको बैठिए आप लोग दशाश्वमेध घाट पे शस्त्रार्थ करिए और इस मसले का समाधान वहीं खोज लीजिए। बेटा शास्त्रार्थ तो सुनिए, शास्त्रार्थ तो हिंदू कर लेगा, मुसलमान से हम लोग वो भी अपनी बात रख लेगा, और इस मसले का एक समाधान आप लोग खोज लीजिए। नहीं, हम लोग हमको तैयार, आई एम रेडी, एवरी टाइम रेडी। तो बुलाइए अगले हफ्ते मीटिंग बुलाइए आप लोग। मैं बिल्कुल बुला रहा हूँ, बिल्कुल बुला रहा हूँ। सारे तथ्य तर्क एक दूसरे से संवादपूर्ण तरीके से स्थापित करके इस मामले को काशी में ही इसका समाधान दे दीजिए, और एक मिसाल प्रस्तुत करे काशी। जी, आज तक सुनिए 5 महिलाएं और ये 16 आ रही है, न किसी संत से, न किसी महंत से, न किसी से मिलना न जुलना, कोई परामर्श नहीं। मतलब ये स्वतंत्र है, मतलब इनके दिमाग में इनसे बड़ा स्वतंत्र न्यायविद कोई है नहीं। अपनी बात को रखने के लिए या विद्वानों के पास भी जाइए, या वेदों को पढ़िए, पुराणों को पढ़िए। हम ये पूछ रहे हैं कि पुराण पहले है कि कुरान? जी,
बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। रंजना अग्निहोत्री जी को इस परिचर्चा में सम्मिलित करते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात तिवारी जी ने कही। रंजना जी, इस पक्ष को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं कि इस मसले का समाधान भी स्थानीय स्तर पर खोजा जाए। और दूसरा, इस मुकदमे को लेकर तिवारी जी ने वादी पक्ष की तरफ से कुछ गंभीर प्रश्न चिन्ह भी खड़े किए हैं। जी, तिवारी जी की बात का हम खंडन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तिवारी जी ने जो बातें कही हैं वो सही है। तिवारी जी की 110 थी, कुलदीप तिवारी जी की 110 थी, इसके अलावा 10 110 और थी। मुझे जानकारी हुई उनको लोगों ने अपोज किया। लेकिन खैर, तिवारी जी की ये बात भी सही है कि काशी विद्वानों की नगरी है और सब लोगों को मिल बैठ के इस मुकदमे की कहानी परिणाम तक पहुंचाने के लिए बैठना चाहिए और बैठ के बात करना चाहिए। अगर सारे लोग मिल के बैठे होते तो ये नौबत नहीं आती कि 4 वादिनियों में से एक वादिनी अलग चली गई, 4 वादिनी अलग चली गई, और उसका जो परिणाम हुआ वो हम सबके सामने है। लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको आश्वस्त कराती हूँ, 350/2021 मुकदमा पड़ा है, उसमें जो भी कदम रखा जाएगा फूंक फूंक के रखा जाएगा, और कोई भी कदम ऐसा नहीं रखा जाएगा कि जो राष्ट्र हित के विरोध में हो, हिंदू समाज के विरोध में हो। हम संभल के फूंक फूंक के कानूनी दायरे में अपनी बात कहने पर विश्वास रखते। हमको कोई जल्दी नहीं है, हमको कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ कानून की भाषा समझते हैं, कानून पर विश्वास करते हैं। मुकदमा 27 अक्टूबर को लगा हुआ है, उसमें हम अपनी बात कहेंगे। इस मुकदमे में ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, इसका तो क्या इस मुकदमे में आपकी भी रंजना जी एंट्री होने वाली है? आप भी इस पे एंट्री करेंगी? मैंने इसमें एक अपनी एप्लीकेशन, इंटरवेंशन की एप्लीकेशन डाली हुई है, वो मेरी जुलाई से पड़ी है और अभी उस पर सुनवाई नहीं हो पाई है। कोर्ट के सामने अगर एप्लीकेशन आती है तो इंटरवेंशन हम निश्चित ही बहस करेंगे। हो सकता है कोर्ट परमिशन दे और कोर्ट परमिशन ना भी दे। कोर्ट परमिशन देती है तो भी ठीक है, नहीं देती है तो भी ठीक है, क्योंकि मेरा कंपोजिट सूट, कंप्लीट सूट, टाइटल सूट ऑलरेडी न्यायालय में पेंडिंग है। शुक्रिया आपका रंजना जी। हमारे साथ अनुपम द्विवेदी शामिल हो चुके हैं काशी से, हिंदू पक्षकार के अधिवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका अनुपम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज कोर्ट में क्या हुआ, थोड़ा तफसील से इस बात की जानकारी ये हमारे दर्शकों को दीजिए और पैनल में मौजूद मेहमानों को भी बताइए। जी देखिए, ऐसा है कि आज प्रार्थना पत्र 250 का निस्तारण करते हुए माननीय न्यायालय ने 2 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस आदेश को सुनाया था। पहला, उन्होंने ये कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई में ऑर्डर दिया था, एक इंट्रीम ऑर्डर दिया था टू प्रोटेक्ट दिस शिवलिंग, और शिवलिंग को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने जो है एक ऑर्डर दिया था जो तथाकथित वजूखाना है। मैं इस शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, तथाकथित वजूखाना जो हमारे शिवलिंग के एरिया में है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था इंट्रीम। उसको ध्यान में रखते हुए, उसकी भावना का सम्मान करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस अगर किसी प्रकार का साइंटिफिक टेस्ट या कार्बन डेटिंग अगर किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके भावना का सम्मान नहीं होगा, वो कंटेम्पचुअस ऑर्डर हो जाएगा। और दूसरी बात जो है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनमानस की भावना और धार्मिक भावना आहत होने के चांसेस है, क्योंकि अगर कार्बन डेटिंग या किसी प्रकार का साइंटिफिक टेस्ट अगर होता है तो अगर उससे किसी प्रकार से शिवलिंग का शरण होता है या खंडित होने के चांसेस होते हैं, तो वो उस पॉइंट को भी ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने अपना टोटल ऑर्डर दिया और कहा कि जो ये 250 का एप्लीकेशन फिलहाल इस स्टेज पर मेंटेनेबल नहीं है। क्या आपने कार्बन डेटिंग की डिमांड अपनी पिटीशन में की थी? देखिए, ऐसा है कि मैं वादनी संख्या 1 का अधिवक्ता हूं और इसमें वादनी संख्या 2 से 5 की तरफ से जो है कार्बन डेटिंग या अन्य किसी साइंटिफिक मेथड का डिमांड किया गया था। तो देखिए, जहां तक कार्बन डेटिंग का सवाल है, कार्बन डेटिंग किसी इनऑर्गेनिक मटेरियल का हो भी नहीं सकता। और दूसरी बात रही बात जो है कार्बन डेटिंग की, तो कार्बन डेटिंग, पहली बात तो मैं आपको अगर पुराने मुकदमे में भी ले जाऊं जो राम जन्मभूमि से संबंधित मुकदमा था, उसमें भी किसी मूर्तियों का ना तो कार्बन डेटिंग किया गया था, ना तो उनका किसी प्रकार से टेस्ट किया गया था। जो भी टेस्ट हुआ था, जो भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुई थी, वो स्ट्रक्चर्स की हुई थी। जब आप जैसे विद्वान अधिवक्ता और यहाँ जो है ये शिवलिंग जो है ये धार्मिक भावना, तो ये वादी संख्या 2 से 4 तक ये इतनी गंभीर गलती कैसे कर गए कि ये, जबकि दुनिया भर को पता है, हर साइंटिफिक आदमी को पता है कि लिविंग थिंग्स की ही कार्बन डेटिंग हो सकती है, जैसे पौधे और जीव जंतु, पत्थर की हो ही नहीं सकती। ये तो इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, वर्ल्ड वाइड सबको पता है।
और राम जन्मभूमि मामले में रंजना जी ने अभी बताया भी कि एएसआई ने लिखित दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि पत्थर की या इस तरह की चीज़ों की कभी कार्बन डेटिंग हो ही नहीं सकती। तो ये वादी संख्या 2 से 4 तक इतना प्लंडर कैसे कर दिए ये लोग? जी देखिए, ये एक जो है सोचने वाला विषय है। चूंकि मैं वादी संख्या 1 का ही अधिवक्ता हूं, तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा यहाँ कंसोनेंस की कमी कही जा सकती है। हालांकि उस विषय को यहाँ पे कहना उचित नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहूं कि जो है उन्होंने अपने एप्लीकेशन में कार्बन डेटिंग या अन्य किसी विधि को अपनाने को के लिए कहा था। तो कार्बन डेटिंग का विरोध जो है वादी संख्या 1 की तरफ से किया गया। हमारा सिर्फ यही कहना था कि किसी भी प्रकार से शिवलिंग खंडित ना हो, कोई भी टेस्ट कराइए जिससे मुकदमा मजबूत हो, हम उसका स्वागत करते हैं। तो कार्बन डेटिंग का विरोध ये तो इस तरह के आपकी डिमांड तो सुनी ली कोर्ट ने। तक ने जो अन्य 4 महिलाएं, आप तो जीत ही गए, तब तो आपकी बात मानी कोर्ट ने। देखिए ऐसा है, नहीं देखिए ऐसा है कि अगर आप इसको मोटे तौर पर देखिए, मैं इसको ये नहीं मानता कि हमारी बात कोर्ट ने मान ली, क्योंकि हिंदू पक्ष का एप्लीकेशन खारिज हुआ है। आज के तारीख में पूरे दुनिया में यह बात कही जा रही है कि हिंदू पक्ष का एप्लीकेशन कैंसिल हुआ है। यह नहीं कहा जा रहा है कि वादनी संख्या इनका या वादनी संख्या उनका खारिज हुआ है। तो यह हिंदू समाज पर एक चोट है। इस बात से हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि एप्लीकेशन को इन क्लैरिटी दीजिए कि ये गलत तरीके से कुछ लोगों ने इस पिटीशन को दाखिल किया था, गलत डिमांड की थी, अनसाइंटिफिक डिमांड की थी। देखिए, मैं गलत शब्द का इस्तेमाल तो सर नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि थोड़े जल्दीबाजी में यह काम किया गया है। ओके, हाजी हसन जी मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं। भाई हाजी साहब, एक बात तो निकल कर सामने आई कि थोड़ा टेक्निकल एक चूक है, लेकिन एक तिवारी जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और मैंने भी इस बात पर थोड़ा जोर दिया कि काशी की बात है और काशी के विद्वान, काशी के स्कॉलर, हिंदू मुसलमान विद्वान सब ये बैठ जाएं, आपस में तय कर लें। क्या ज़रूरत है कि काशी का मामला सुप्रीम कोर्ट जाए? देखिए, लेकिन तिवारी जी ने एक बात और भी कही कि इस मामले की कहीं से फंडिंग हो रही है, बाहरी लोग आ रहे हैं और फंड इसके ऊपर खेल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात तिवारी जी ने कही है और इस पे सबको गौर करना चाहिए। हद ये है कि पक्षकारों को भी और सरकारों को भी, कि आखिर कहीं कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा है कि कुछ उलझाया जा रहा है। और जाहिर सी बात है भाई, तिवारी जी ने जैसा कि कहा, हमने पहले भी देखा जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विस्तार हो रहा था तो कुछ ज़मीनें बदली गईं, एक्सचेंज हुई और बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ, गंगा जमुनी तहजीब के साथ वो एक्सचेंज हो गया। तो ये तो वहाँ पे है ही है। जो विवाद खड़ा किया जा रहा है, मैं बिल्कुल तिवारी जी की बात से 100% सहमत हूँ कि कुछ बाहरी ताकतें हैं जो अपना अपना चेहरा, अपनी अपनी दुकान तो बाहरी ताकतों को एक तरफ करिए, आप लोग इकट्ठे होके, जो काशी के लोग हैं, विद्वान हैं, बैठे हैं, समाधान कर लें। बिल्कुल, काशी के लोगों को आगे आना चाहिए और ऐसा तमाचा मारना चाहिए उन फिरका परस्त ताकतों के ऊपर जो आज भारतीय समाज की नहीं बात कर रही है, हिंदुस्तानी सभ्यता की बात नहीं कर रही है। हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, फलाना पक्ष, धमाका पक्ष, अरे कब भारतीयता की भी तो बात करो। काशी विश्वनाथ को मानते हो, काशी को मानते हो, विश्वनाथ बाबा को मानते हो कि कड़कड़ में बाबा बसते हैं, उसके बाद हमारा और तुम्हारा कहां से हो गया? अरे निरंकार की पूजा तुम भी करते हो, हम भी निरंकार की पूजा करते हैं। पूजा पद्धति में अलगाव है, लेकिन सवाल यह है कि पूज तो सब निरंकार परमेश्वर को ही रहे हैं ना। तो आप भी पहुंचो बनारस, इस मामले का समाधान निकलो। आप भाई, हम बिल्कुल तिवारी जी के साथ, क्यों अयोध्या जैसा प्रकरण फिर दोबारा सामने है? बिल्कुल जन्म नहीं लेना चाहिए और जो लोग अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं उनकी दुकानें बंद होना चाहिए। और तिवारी जी ने जो खास मौजू पर गौर किया है कि इसकी फंडिंग हो रही है कहीं से, इसकी भी जांच जरूरी है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। आइए नंद किशोर मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष। इन्होंने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था, इस प्रकरण जिसको अभी अचानक से ये हमारी चर्चा में आ गया। मिश्रा जी, जो आप बात कह रहे थे उसी बात को आगे बढ़ाया अनुपम द्विवेदी जी। बड़े वकील हैं और हिंदू पक्षकार भी हैं, वादी नंबर 1 के, लेकिन 2 और 4 के अलग हैं ना। वादी नंबर 1 के हैं, बहन रंजना अग्निहोत्री जी हैं। यहाँ एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि नटराज प्रतिमा के संदर्भ में ब्रिटेन में जो केस चला और वहाँ जो निर्णय हुआ और भारत सरकार ने जो अपनी दलील दी, प्रस्तुत किया, तो वहाँ के न्यायालय से और वहाँ के जो उच्च सदन है, दोनों से प्रस्ताव पारित हुआ कि एक बार मंदिर तो सर्वदा मंदिर।
अब रह गया कि हिंदुओं के सनातन धर्म के मानने वाले वैदिक परंपरा के लोगों की आस्था जो है श्री रामलला विराजमान काशी विश्वेश्वर और कृष्ण जन्मभूमि का है जी। तो इस विषय वस्तु को भारत सरकार क्यों नहीं प्रस्तुत कर रही है और न्यायालय इस विषय वस्तु को क्यों नहीं मानता है कि एक बार मंदिर तो सर्वदा मंदिर। जब ज्ञानवापी का दीवाल जो है चीख चीख कर पुकार रहा है कि मैं आदि विश्वेश्वर का स्थान हूँ, आदि विश्वेश्वर का स्थान हूँ, आदि विश्वेश्वर का स्थान हूँ, तो इसको जो है नंदकिशोर जी, मैं एक प्रश्न आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि इस मसले को उलझाया न जाए, इस मसले को सुलझाया कैसे जाए, इसके रास्ते बताइए। नहीं उलझाने की बात नहीं कि मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ कि दो जो है ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि बैठकर काशी में बैठकर, काशी विद्वानों की नगरी है, तपस्वियों की नगरी है, ज्ञानियों की नगरी है, वहां बैठकर इस विषय का समाधान कर दिया जाए। नहीं तो आपके हाजी साहब रुकिएगा, माध्यम से मैं बतलाता हूं, अभी 2 की बात है, यह 30,000 तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद। ओके, अशरफ साहब आप क्या ओपिनियन रखते हैं? आपने अनुपम जी की भी बात सुनी? देखिए, मैंने सारी बात बोल ली और मैं अभी भी अपनी उसी बात पे कायम हूं कि वहां पे जो पहली पिटीशन गई वो श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए थी। जज साहब को पूजा अलाउ कर देना था, चूंकि वो मस्जिद की पिछली दीवार का मामला है जहां मूर्तियां मौजूद थी। नवरात्रि में खास तौर पे पूजा होती थी, बाकी टाइम भी औरतें वहां पूजा करती थी। तो जब 93 तक कोई पूजा हुई है तो पूजा को अलाउ कर देना चाहिए था, यही इतना मुद्दा था। अब इस मुद्दे को सिविल जज ने बढ़ा दिया, वहां पे कमीशन अपॉइंट करके वजू खाने में पाबंदी लगा के नमाज पढ़ने को बंद करके सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवररूल किया ना। वो जन्म वहां बदल गया। अब यहां से मामला जाएगा टाइटल की तरफ। अनुपम जी मैं टाइम दूंगा, अनुपम जी प्लीज। भी पता है डिमांड कुछ की, जज साहब फैसला कुछ दे रहे हैं। डिमांड जो है कुछ हो रही है, जज साहब फैसला कुछ दे रहे हैं। डिमांड इस बात की थी नहीं, डिमांड इस बात की थी हमें पूजा अर्चना की जाए, अलाउ कर दीजिए पूजा अर्चना। पहले भी होती थी, अभी भी हो जाएगी, लेकिन उसमें सोची समझी एक रणनीति है और ये इसीलिए जो है इसको किया ताकि 91 वर्शिप के एक्ट के अंदर ना आए। क्योंकि जब 93 तक कहीं पूजा होती तो वो आप मुकदमा लेके जा सकते हैं। ये इनका सोचा समझा एक खेल है। उसके बाद अनुपम जी आपके इस पक्ष पर अपनी कुछ ओपिनियन रखना चाहते हैं? वकील जी, अनुपम द्विवेदी जी गो अहेड। आप अपने पक्ष में निर्णय आए तो ठीक है, अन्यथा नंदकिशोर जी बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, क्लैरिटी। ऐसा है, अभी जो विद्वत व्यक्ति बोल रहे थे, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा कि संभवतः इन्होंने प्लेंट को अच्छे से पढ़ा नहीं है। अगर प्लेंट की रिलीफ को ध्यान से देखा जाए तो उसमें सिर्फ श्रृंगार गौरी की पूजा के संबंध में बात नहीं की गई है। अगर उसको ध्यान से पढ़िए तो मां श्रृंगार गौरी, लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड गणेश, लॉर्ड लक्ष्मी और क्या मांगा था वहां पे जितने विजिबल एंड आपने कहा नंदी का मुख जो है, मुझे बोलने दीजिए। आप एक सेकंड अशरफ जी रुकिए। नो अशरफ जी 1 by 1 ओनली अनुपम द्विवेदी बोलेंगे। अनुपम द्विवेदी, केवल अनुपम द्विवेदी, ओनली अनुपम द्विवेदी। ओके अशरफ जी रुकिए, आप अशरफ जी रुकिए, इनकी बात कंप्लीट हो जाए फिर आपको मौका दूंगा, आप उनको काउंटर कर लेना। अभी अनुपम जी बोलेंगे, केवल अनुपम जी। हल्ला करने से कोई काम नहीं होगा। आप बोलिए अनुपम जी, गो अहेड बोले आप। हाँ जी, आप जब बोल रहे थे अशरफ जी तो मैं नहीं बोल रहा था। ठीक है, वकील है। मेरा सर ये कहना है कि प्लेंट की रिलीफ को जब पूरा पढ़ा जाएगा तो मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, भगवान लक्ष्मी व अन्य दृश्य व अदृश्य देवी देवता। क्या मतलब है दृश्य व अदृश्य देवी देवता का? जब कमीशन की कार्रवाई हुई तो उसके बाद जो है वहां पे भोलेनाथ की एक ज्योतिर्लिंग निकल के सामने आया, तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि वहां ज्योतिर्लिंग विराजमान है, जो हमारा सच है, जो हमारा सत्य है, जो हमारा आस्था है, जो हमारी धर्म का विषय है। तो अनुपम जी व्हाट नेक्स्ट? अब ये जब आप लोग की वाद खारिज हो गया है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई गई है। अनुपम जी अब जब ये आपका वाद खारिज हो गया है तो अब आपके पास आगे कानूनी विकल्प क्या है? अनुपम जी जवाब ले लीजिए। हाँ रुकिएगा अशरफ साहब। नहीं, मैं थोड़ा सा सर आपको करेक्ट कर देना चाहूंगा। सर, हमारा वाद खारिज नहीं हुआ है, ये एक अंतरिम प्रार्थना पत्र है। ओके, ये एक अंतरिम प्रार्थना पत्र है।
ये खारिज हुआ है, वाद खारिज नहीं हुआ है। वाद अभी आगे बढ़ेगा, अभी और कमीशन की कार्रवाइयां होना बाकी है। जहां ज्योतिर्लिंग मिला है उसके नीचे के कमरे अभी नहीं खुले हैं, वहां पे कार्रवाइयां होना अभी बाकी है और उसको हम कराएंगे और हम ये साबित करके रहेंगे कि वहां वो ज्योतिर्लिंग का स्थान है जिसकी एक वैज्ञानिक महत्ता भी है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने एक वादकारी हैं प्रभु नारायण जी, उनके द्वारा कल एक मुकदमा सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहां दाखिल किया। मैं आपको बता दूं कि उसका रिलीफ सेम है, लेकिन उसकी स्थिति है, उसका जो फैक्ट है वो साइंटिफिक है। मैं थोड़ा सा उसका ग्लिम्स आपको देता हूं। उसमें यह वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से ज्योतिर्लिंग जो है वो वैज्ञानिक रूप से इंपॉर्टेंस रखता है काशी के लिए, किस प्रकार से कॉस्मिक रेस से जो है सारी ज्योतिर्लिंग कनेक्टेड है। देश की 12 ज्योतिर्लिंग किस प्रकार से कॉस्मिक रेस से कनेक्टेड है, और इसे हम नहीं, इसे नासा के विद्वान भी कहते हैं। ज्योतिर्लिंग तो ऑलरेडी साइंटिस्ट है जैक सर्फेटी, बाबा विश्वनाथ विराजमान है। कहा है आप इसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं, ज्योतिर्लिंग तो ऑलरेडी विराजमान है, वहां तो शिवलिंग होगा ना। नहीं, देखिए ऐसा है, आप बात समझने का प्रयास करिए। जो जिनका प्रादुर्भाव स्वयं हुआ है, जो स्वयंभू है, वो ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, आप बात समझने का प्रयास करिए। बाबा है, विश्वनाथ है, भोलेनाथ है, और उनकी आवश्यकता क्यों है? ठीक है, वो काशी के लिए हमारे धर्म के साथ साथ कुलपति तिवारी जी काशी विश्वनाथ के महंत हैं, वो इस विषय पर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहेंगे। तिवारी जी, थोड़ा सा आप इस विषय पर रोशनी डालिए। देखिए, वो अनादिकाल के शिवलिंग है, वो विश्वेश्वरनाथ है, जिसके साथ माँ श्रृंगार गौरी, माँ पार्वती जी विराजमान मानपूर्णा, और जहाँ उनका शिवलिंग है उसके नीचे बाबा का खजाना है, जिसके नीचे एक कूप है, उसको बावली ये लोग मौलाना कहते हैं। उस बावली के ऊपर शिवलिंग है। प्रथम तल पर ये लोग नमाज पढ़ते, पहले नमाज की संख्या 3 होती थी, अब धीरे धीरे ये बढ़ते चले गए। और आगे असरा साहब की बात है, असरा साहब ये सोच रहे हैं हमारे कि जो है इससे मुकदमा कर देने से हमको जो है राहत मिल जाएगी। तो सुन लीजिए, आपको राहत नहीं मिलेगी। आपका मर्जी जो है हमारा है, हम उसको लेके दम लेंगे। मुकदमा तो मैं लड़ूंगा और ये तय है। हम तो चाहते हैं आपको राहत मिल जाए। अशरफ साहब, आप कहीं आप जैसे भी मिल लीजिए, मैं मुकदमा लड़ूंगा और मस्जिद को तो मैं लेके रख मानूंगा, क्योंकि मस्जिद नहीं है, वो मंदिर है, वो विश्वेश्वरनाथ का मंदिर है। आपका आलमगीर का मस्जिद है, आपका मस्जिद का स्थान बता दूंगा कहाँ पर है। मैं वो भी पुराना प्लेस का नक्शा रखा हूँ। अभी बहुत सी बात को तो वकील साहब को ये सब फैक्ट आप दे दीजिए, तिवारी जी, अनुपम जी को। ये लोग अपना लड़ रहे हैं केस। आप मैं अभी फैक्ट नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ इनकी मस्जिद है मड़ुआडी में, DLW पर। ये यहाँ पर फर्जी या बैठे हुए, अनाधिकृत बैठे हुए। मैं प्रमाण के साथ दूंगा, पूरा नक्शा मेरे पास है, गोरी से लेके गजनी से पूरे बनारस का मैं दूंगा। तो क्या आप वो चीजें अनुपम जी से शेयर करेंगे, जो वकील हैं हिंदू पक्ष के, वादी नंबर 1 के? क्यों नहीं, हम सबके साथ शेयर करेंगे। अगर मुसलमान भाई मेरे अपने हैं, मैं उनके साथ भी शेयर करूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि बात विचार न हो, बात न हो, एक प्रेम व्यवहार में सद्भावना के अंतर्गत एक ऐसी गंगा जमुनी संस्कृति जो काशी की, उसके साथ एक समस्या का हल हो। एक मिसाल दिया जाए विश्व में कि काशी में विश्वनाथ है, जो विश्वनाथ सबके देवता है। आज मुसलमान भाई भी कहते हैं आइए विश्वनाथ मंदिर, माँ गंगा का दर्शन करिए। बड़े बड़े व्यापारी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी उपस्थित मेहमानों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब ने अपने अपने बहुमूल्य विचार इस परिचर्चा में प्रस्तुत किए। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।